हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया है 7 और 8 दिसंबर, दो पाली में होगा। ये नोटिफिकेशन आ चुका है और आर का 22 और 23 दिसंबर को होगा। तो 7 और 8 दिसंबर के लिए PCS का एग्ज़ाम है। ये प्रैक्टिस फॉर PCS के लिए स्पेशल है और आर में भी आने की संभावना है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। देरी न करते हम क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ए, भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था, क्या इसके लिए जाना जाता है? अथवा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। ऑप्शन सी, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन है आप इसको लगा लीजिए, फिर इसका सही उत्तर हम बताते हैं। इसका सही उत्तर है ए, यानी भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। 1896 का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसीलिए जाना जाता है, 1896 में गाया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम गीत को अनेक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ यानी 1882 में लिखा गया था, में शामिल किया गया था। इसे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा प्राप्त है। बाद में इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने धुन दी और 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में पहली बार लोगों के सामने गाया गया। इसे 1937 में एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इस छंद का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था, यानी अरविंद घोष ने किया था। ये देखो, 1937 में एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए व्याख्या भी इम्पोर्टेंस है। तो 1896 में कलकत्ता में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में, अगर क्वेश्चन अलग से बना है तो इस पर भी आ सकता है। व्याख्या को भी वेरी केयरफुली रीड कर लीजिए, सुन लीजिए, अथवा इसके इंपॉर्टेंस चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलिए, ये माइंड में बैठाते हुए चलिए। वैसे आप लोग आई होप पढ़ लिए होंगे और इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। एक बार आप सरसरी निगाहों से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन ताज़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया था? तो ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, 2022 में आए हुए थे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन उसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप इसको वेरी केयरफुली होके रिवीजन कर सकते हैं। ऑप्शन ए अमित घोष, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सुमित गांगुली और डी है मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है डी, यानी मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन या प्रकाशन किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से किया था। आपका प्लेस अगर पूछे तो यहाँ पे कलकत्ता स्ट्राई इफेक्ट आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। 1939 के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत बार क्वेश्चन आता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरी अधिवेशन, आपको पता हो कि त्रिपुरी अधिवेशन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? त्रिपुरी अधिवेशन पूछ रहा है। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया था और ये कब हुआ था? 1939 में हुआ था। इसका हम ऑप्शन देखते हैं। आचार्य नरेंद्र देव, या शरद चंद्र बोस, या सी सुभाष चंद्र बोस, अथवा डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसको आप देख लीजिए, इसका उत्तर क्या है, इसके बाद हम बताते हैं। इसका उत्तर राइट उत्तर है सी। तो इसका राइट उत्तर सी, सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या देख लेते हैं। 92वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभाई सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 महीने का अल्टीमेटम देना चाहिए और अगर इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी संघर्ष शुरू किया जाना चाहिए। उनकी चेतावनी और सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष के रूप में उनकी शक्तियों को कम करने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया। सारे मैटर को याद कर लीजिए। 1939 में इस्तीफा दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर
फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। अब ये क्वेश्चन भी आपको बन सकता है फॉरवर्ड के। और 1939 ईयर याद रखो त्रिपुरी का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था और उन्हें इस्तीफा दे दी थी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था? चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया था। क्वेश्चन ऑप्शन है 1662 ईस्वी में, बी है 1664 ईस्वी में, सी है 1666 ईस्वी में और डी है 1668 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर डी है, यानी 1668 ईस्वी में किया था। तो 1668 याद कर लें। व्याख्या देखते हैं। 21 सितंबर 1868 को 27 मार्च 1868 के शाही चार्टर के तहत बम्बई को चार्ल्स द्वितीय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर हस्तांतरित कर दिया गया था। यहाँ पे पाउंड होगा, 10 पाउंड क्या होगा? पाउंड। इस 10 पाउंड के सालाना वार्षिक किराए पर हस्तांतरित कर दिया गया था। चूंकि पुर्तगालियों ने बम्बई को ब्रिटिश प्रिंस को दहेज में दे दिया था और उन्होंने फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1919 में के विरोध में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन आपको फिल करना है, ब्लैंक जो दिया गया है। गांधी जी द्वारा 1919 में किसके विरोध में क्या शुरू किया गया था? यानी ऑप्शन ये, क्या नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया था, अथवा रौलट अधिनियम, अथवा 1919 का अधिनियम, अथवा 1919 का अधिनियम। तो ऑप्शन बी है, बी में रौलट अधिनियम, यानी सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1919 में रौलट अधिनियम के विरोध में शुरू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रौलट अधिनियम आया था, उसी के विरुद्ध में शुरू किया गया था। रौलट एक्ट या ब्लैक एक्ट 21 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इसने सरकार को बिना किसी मुकदमे और न्यायिक समीक्षा के किसी को भी दंडित करने का अधिकार दिया था। गांधी जी ने बॉम्बे से रौलट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो कहाँ से शुरुआत की थी? तो रौलट एक्ट बॉम्बे के सत्याग्रह, रौलट एक्ट बॉम्बे से शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन को शैतानवाद कहा गया उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किसका श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है? यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बातें हो रही हैं। ऑप्शन ये है शिक्षा सुधार कानून, सती प्रथा का उन्मूलन, स्थानीय सरकार, यानी ऑप्शन सी है सती प्रथा का उन्मूलन। ये आपका ऑप्शन सी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। 1829 इंपॉर्टेंट है, इसकी ईयर भी पूछ सकते हैं। देखते हैं। बंगाल के सती विनियमन ने ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। राम मोहन राय के महान योगदान ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। यह विनियमन 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था। इसमें देख लीजिए कि 4 दिसंबर 1829 में। और दूसरी बात कि किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों थे। राजा राम मोहन राय के विषय में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे, कई चीज़ों के विषय में, उनके विषय में आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? एक औपचारिक राजनीतिक वक्तव्य था। ऑप्शन ए 1940, 1942, या ऑप्शन सी 1945, या ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर ए है। कब किया गया था? 1940 में किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। लाहौर प्रस्ताव 1940 में पारित किया गया था। इसे मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने लिखा और तैयार किया था और बंगाल के प्रधानमंत्री A.K. फजलुल हक ने इसे पेश किया था। यह लाहौर में अपने 3 दिवसीय आम सत्र के अवसर पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया एक औपचारिक राजनीतिक बयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। किस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे।
ये आप भी क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने एक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की थी, वो कौन है? तो ऑप्शन में देखते हैं, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है पीसीएस में। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, या ऑप्शन बी सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन सी ललित कला अकादमी, अथवा ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। 11 नवंबर 1888 को शुरू की थी। ऑप्शन डी नहीं है, इसका ऑप्शन ए है, गलत दिया है इसमें, ये डी नहीं बल्कि ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, इसको काट देते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, यहाँ पे ए राइट कर दीजिए। 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसकी स्थापना की? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ऑप्शन ए सही है, इसकी स्थापना इन्होंने 11 नवंबर 1888 को की थी। क्या किया था? 11 नवंबर 1888 को किया था। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश्वर मध्य भारत की संत रानी अहिल्याबाई किस वंश से संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप इसको वेरी केयरफुली देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आए हुए। सिंधिया वंश की थी, ऑप्शन बी पेशवा वंश की, अथवा होलकर वंश की, या राजपूत वंश की। तो इसका राइट आंसर है सी, होलकर वंश की थी। किसकी थी? होलकर वंश की थी। कौन? अहिल्याबाई। मध्य प्रदेश की अहिल्याबाई ने मुगलों से मोर्चा लिया था, वो किस वंश की थी? होलकर वंश की। अहिल्याबाई होलकर वंश थी 18वीं सदी की भारतीय रानी और इंदौर के मराठा साम्राज्य की शासक थी। उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र राज्य के एक गांव चोंडी में हुआ था। उनका विवाह इंदौर के महाराजा खांडेराव होलकर से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने राज्य की बागडोर संभाली और 3 दशकों से अधिक समय तक शासन किया। उन्हें उनकी सैन्य सफलताओं, उनके प्रशासनिक कौशल और उनके धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए याद किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर एक उच्च सम्मानित शासक थी और आज भी भारत में उनकी कई उपलब्धियों के लिए उनको सम्मान किया जाता है। वह हिंदू मंदिरों की एक महान अग्रणी और निर्माता थी। उन्होंने पूरे भारत में बहुत सारे मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। नीनो द कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की थी? बहुत बार ये क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, इस बार आ भी सकता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। इसका ऑप्शन है 1531 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1529 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1532 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1530 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है डी 1530 ईस्वी में। कब इन्होंने स्थानांतरित की थी? 1530 ईस्वी में। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा या नीनो दा कुन्हा 1529 से 38 में 1930 ईस्वी में अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। गोवा को उन्होंने 1510 ईस्वी में जीत लिया था और 1530 ईस्वी में राजधानी बना लिया था, और सेंट थॉम मद्रास और हुगली बंगाल में कारखाने स्थापित किए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बेथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाने लगा? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और डी है सरोजनी नायडू। इसका ऑप्शन आप कमेंट में देंगे और इसको सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। जो सचिव के रूप में जो बाद में बेथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाने लगा, ऐसा कौन था? तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट फॉर पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए। इसको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए, अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, खुद भी लाभ लीजिए और दूसरों को भी पहुंचाइए। और जो कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।